अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 11 नवंबर 2024 सोमवार मंडे का दिन ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान पे उनका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा। इस वक़्त डेवलपमेंट जो है वो दुनिया के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया के अंदर ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद बहुत तेज़ी से एक तब्दीली आ रही है। इसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं मोमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन, यानी मोमेंट्स ऑफ चेंज, जब ऊँट ने किसी करवट जो है वो बैठना होता है। इसी तनाज़ुर में इस वक्त OIC का जो समिट हुआ है रियाद के अंदर, इनफैक्ट ये एक जॉइंट समिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिसके 57 मेंबर्स बताए जाते हैं। दूसरी तरफ अरब लीग है जिसके 22 मेंबरान बताए जाते हैं। अरब लीग जो बेसिकली इजिप्ट बेस्ड है, OIC जो रियाद सऊदी अरेबिया बेस्ड है। इनका जो जॉइंट समिट हुआ है आज के दिन में, उसकी एक बड़ी ख़ास किस्म की अहमियत है। यहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ख़ास किस्म का पैगाम देने की कोशिश की गई है कि हमारी मशरक़ वस्ता के हवाले से ये पोजीशन है। मैं उसको भी टच अप ऑन करूँगा। इमरान खान और नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान में एक तकाबली जायज़ा एक बार फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिसको जब हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि किस तरह से अमेरिकन पावर के साथ, अमेरिकन पावर को कैसे डील किया इमरान खान ने, कैसे डील किया नवाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। और फिर जहन में एक कुदरती नेचुरल सवाल होता है कि पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान जो हमें बताया गया था कि बहुत ज़्यादा ज़हीन, अक्लमंद और पाकिस्तान ही के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, रात को तहज्जुद पढ़ के भी पाकिस्तान के लिए ही गौर व फिक्र करते हैं, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की रियासत को मसलसल और पाकिस्तान की फ़ौज को अपने इक़्तिदार के लालच में इन्होंने नुकसान पहुंचाया। साथ ही मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से जो अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ रही है, वहाँ जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ी से अपनी कैबिनेट और टीम की तश्कील कर रहे हैं, वहाँ कौन कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ास करके ईलॉन मस्क, टेक्नोलॉजी की दुनिया, आर्टिफिशियल दुनिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो ईलॉन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला, वो कैसे एक बहुत ही आउटसाइज जो है ईलॉन मस्क का रोल है, और इस रोल की अहमियत क्या है, और कैसे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को ये देखने की ज़रूरत है कि किस किस्म के इश्यूज़ जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो उठा रही है, किन इश्यूज़ के ऊपर उनका एम्फेसिस है। इन तमाम चीज़ें, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सी मेरे जहन में सवाल आते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें। एक इन्फॉर्म्ड, लॉजिकल, रैशनल डिस्कोर्स डिबेट के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें, इस कम्युनिटी को बढ़ाएं। अभी इसमें 6,13,000 मैं देख रहा हूँ लोग हैं। जितनी तेज़ी से आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि 30 नवंबर तक हम, हो सकता है कि 6,35,000 का फिगर जो है उसको हम क्रॉस कर सकेंगे। अब चलते हैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और अरब लीग के जॉइंट समिट की तरफ जो हुआ रियाद में आज के दिन में। और जहन में रखें कि अरब लीग के 22 मेंबरान हैं, उसका एक्चुअल जो कैपिटल या सेंटर है वो इजिप्ट है। ये पहले से एग्जिस्ट करती OIC के 57 मेंबर हैं जो रियाद के अंदर है। इस जॉइंट समिट ने बड़ी गैर मामूली अहमियत इसलिए इख्तियार कर ली कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, और उनका एक ख़ास किस्म का नुक्ता नज़र है ईरान के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से। ट्रंप जो हैं वो अब्राहमिक अकॉर्ड के भी को आर्किटेक्ट हैं अलॉन्ग विद द ज़ायनिस्ट एंड नेतन्याहू। इसमें दुनिया भर का जो एनालिसिस छप रहा है, अमेरिका के अखबारात में छप रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर मैंने देखा, पाकिस्तान के अखबारात की भी हेडलाइन है, और ये इंटरनेशनल एक एनालिसिस है जो छप रहा है। वो ये कह रहा है एनालिसिस कि OIC के समिट ने एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है नए प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारी मशरक़ वस्ता के ऊपर ये पोजीशन है। हम ये चाहते हैं कि आप इसराइल को रोकें, इसराइल जो है गाज़ा में इसराइल जो कुछ कर रहा है उसे रोकें, वेस्ट बैंक में जो कुछ कर रहा है उसे रोकें, सीरिया में जो कुछ कर रहा है, लेबनान पे जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उसे रोकें। लेकिन इसमें एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ ने भी इमर्ज किया, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो इस समिट के लिए नहीं पहुंच सके। कहते हैं कि उनकी बहुत प्रेसिंग एंगेजमेंट है, खुदा बेहतर जानता है क्या प्रेसिंग एंगेजमेंट है, लेकिन मुझे तो खतरा यह है कि ईरान को बहुत ज़्यादा खतरात का इस वक्त सामना है। पर मसूद पेज़ेश्कियान यहाँ नहीं आए, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एक बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन की। लेकिन जो सिग्निफिकेंट चीज़ है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, MBS के वहाँ पे जो कमेंट्स हैं इंग्लिश में सबटाइटल हैं, अरबिक के हैं, लेकिन एक्चुअली उसको सुनना जो है बहुत ज़रूरी है। जहाँ वो बात करते हैं गाज़ा की, वो बात करते हैं लेबनान और सीरिया की, मुस्लिम कंट्रीज़ की, वहाँ MBS पॉइंटेडली ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इसराइल ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करे। इसे ज़रा सुन लें, इसका एक इम्पैक्ट देखें। متواصل وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، والزام إسرائيل باحترام
سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. अब हम सब, मैं और आप, हम सब ये जानते हैं कि अरब्स के दरमियान में और ईरान के दरमियान में हमेशा से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हैं, फॉल्ट लाइंस रही हैं, ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे। 2015 में तो मेरा ख्याल है, अगर मेरा साल गलत नहीं है, तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्नैप हो गए जब सऊदी अरब के अंदर एक शिया क्लैरिक जो है ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में, उन्हें फांसी दी गई। उसके बाद ईरानी मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने सऊदी एम्बेसी या सऊदी कॉन्सुलेट के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। उसके नतीजे में सऊदी अरब ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म कर दिए। फिर यमन के हवाले से भी दोनों ममालिक के दरमियान में बहुत ज़्यादा तनाज़ा रहा, और जो एक मुस्लिम फोर्स खड़ी की गई है सऊदी अरब में, जिसे जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं हेड करते रहे हैं, उसका भी बुनियादी मकसद जो है वो ईरान को कंटेन करना था। यमन के तनाज़र में उसको खड़ा किया गया। लेकिन फिर हमने देखा कि गुज़श्ता बरस में, मेरा ख्याल है 2023 के शुरू में, जब चीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान में आइस ब्रेक की, दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की चीन ही के अंदर मुलाकात हुई, उसके बाद से बतदरीज इनके दरमियान में एक ओवरऑल ट्रस्ट लेवल में इजाफा हुआ। अक्टूबर 7 के बाद ईरान के उस वक्त के जो सदर थे जनाब मरहूम इब्राहिम रेसी साहब, उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने MBS के साथ मुलाकात की, ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए। उसके बाद फ़ोन के ऊपर भी मरहूम इब्राहिम रेसी और MBS के दरमियान में मुसलसल बातचीत होती रही, फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकातें भी होती रहीं, जिसके दरमियान में कतर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। और मसूद पेज़ेश्कियां यहाँ आए तो नहीं, लेकिन उनकी भी इस समिट के हवाले से बहुत डिटेल से MBS से मुलाकात हुई, और यूँ एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जो है वो सऊदी अरब में और अरब्स में, और जिसमें कतर भी है, उसका रोल है, वो एक हमें बिल्डअप होते नजर आता है। अब ये कितनी देर सस्टेन होता है और सहूनी क्या करेंगे इसको तोड़ने के लिए, इसमें शगाफ डालने के लिए, वो हम उसके बारे में इस स्टेज पे कुछ हतमी तौर पे कह नहीं सकते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो इसराइली एनालिस्ट है और जो अमेरिकन एनालिस्ट है, जो प्रो इसराइल एनालिस्ट है, वो सब इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अक्टूबर 7 में हमास ने जो एक दहशत गर्दी का इंतहाई बेईमाना और ज़ालिमाना किस्म की नेचर का प्रोवोकेटिव हमला किया, जिसका मकसद ये था कि पूरे इलाके को हिला के रख दिया जाए, उसके पीछे ईरान था। और किसी भी तरह से हमास की एक्टिविटी को, हिजबुल्लाह की एक्टिविटी को, हुतीस की एक्टिविटी को, इराकी मिलिशियाज़ की जो एक्टिविटी हैं, इन सब को ईरान से लाताल्लुक़ नहीं किया जा सकता। और ईरान ने किया इसलिए कि अब्राहमिक अकॉर्ड के नतीजे में जो नया मशरक़ वस्ता बारज़ वजूद में आ रहा था, उसमें ईरान की अहमियत जो है वो कम होती थी, उसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का तस्वर बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी गैम्बल की। बावजूद इसके कि इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, अगर आप अरब सोर्सेस को इन बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे, ज़ायनिस्ट सोर्सेस को देखेंगे, खास करके अमेरिका में जो कुछ छपता है, इसराइल में जो कुछ छपता है, तो क्लियरली आपको नजर आएगा कि ईरान को ब्लेम दिया जाता है। इसके बावजूद ईरान ने, कह लें, यह खित्ते में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें अरब्स और इसराइल के दरमियान में आपको निस्बतन बेहतर कोऑपरेशन है, और मलबा उसका इसराइल के ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज अब MBS और सऊदी अरब और तमाम अरब ममालिक कह रहे हैं कि जब तक एक 2 स्टेट सोल्यूशन हमें एक सब्सटैंशियल फॉर्म में, एक वायबल सस्टेनेबल 2 स्टेट सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, उतनी देर तक हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते और इसराइल के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी चीज़ नोट कीजिए इस OIC समिट के हवाले से। मैंने देखा कि पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल के बुलेटिन्स के अंदर और पाकिस्तान के अखबारात अंग्रेज़ी में वो जो ख़बरें और हेडलाइन लग रही हैं, उससे देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 के, जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी कोई रोल था यहाँ पर OIC के अंदर, और उनको शायद उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे ली है गाज़ा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इसकी कवरेज देखते हैं, खा वो मशरक़ वस्ता के अखबारात हों, खा वो इसराइल के अखबार हों, खा वो अमेरिका की पब्लिकेशन हो, वेस्टर्न पब्लिकेशन हो, कहीं आपको दूर दूर तक शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है, नामो निशान जो है आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हम लोगों को हमेशा बताया गया कि हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद जोरी ताकत हैं। वैसे भी हम दूसरी बड़ी मुस्लिम रिपब्लिक हैं, नॉन रिपब्लिक ही सही, लेकिन हम दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क हैं। इंडोनेशिया के बाद 5वां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के अतबार से। हमारी बहुत बड़ी मिडिल क्लास और फिर हमारी बहुत बड़ी फ़ौज, हम वाहिद जोहरी ताकत, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट और वज़न आप हमारा देखें, कुछ भी नहीं है। इस समिट के अंदर, ये जो OIC स्ट्रोट अरब लीग का समिट है, इसमें सऊदी अरब भी है, इसमें कतर भी है, इसमें UAE भी है, इसमें मोरक्को भी है, इसमें जॉर्डन भी है, इसके अंदर इजिप्ट भी है, इसमें वो ममालिक हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, इसके अंदर वो ममालिक भी हैं जो इसराइल के शदीद खिलाफ हैं, इसके अंदर वो ममालिक भी हैं जिनके इसराइल के साथ मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप हैं। किसी की डिप्लोमेटिक रिकग्निशन है, किसी के ट्रेड रिलेशनशिप हैं, किसी के अनडिक्लेयर्ड बेहतर रिलेशनशिप है। तो एक पॉट पूरी है, एक हॉच किस्म की, एक कहते हैं ना कि हॉच पॉच है, एक पॉट पूरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती। इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा इसी तरह के होते हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिए कि कुछ ममालिक ने अक्टूबर 7 के बाद, जैसे कतर है, उन्होंने हर तरफ उनका लेवरेज था। उनका कतर ने का लेवरेज और रिलेशनशिप हमास के साथ भी था, कतर का रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ भी था, कतर का रिलेशनशिप ईरान के साथ भी था, कतर का रिलेशनशिप इसराइल के साथ भी था, और कतर
सेंटर ऑफ एक्टिविटी रहा है उस तमाम नेगोशिएशन, लेवरेज, इन इन्फ्लुएंस पेडलिंग में, जो कि अमेरिका के साथ भी था। सो कतर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज कतर ने हर तरफ खेला है, हर एक को उन्होंने एंगेज किया हुआ था। आज से बहुत साल पहले मैंने ये कहना शुरू किया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये कहा, और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कहा, टेलीविजन पे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर्स के सामने बैठ के मैंने कहा कि हमें, और मैंने ये कहा कि हमने जब एंगेज नहीं किया 1990s के बाद इसराइल को बिहाइंड द सीन्स, हिडन तरीके से, छुपे हुए तरीके से, अनडिक्लेयर्ड फॉर्म में, तो हमने इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत जो हमारी बन सकती थी उसे हमने खो दिया। जब भी मैं बात करता हूँ, पाकिस्तानियों को चूँकि समझ नहीं आती इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, वो जज्बाती होकर जो है मुख्तलिफ किस्म के अटैक और हमले करना शुरू कर देते हैं। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। जॉर्डन का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, लेकिन जॉर्डन में तबाहकुन मुजाहरे होते हैं इसराइल के खिलाफ। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वैसे आप एक, क्योंकि पाकिस्तान में मुनाफकत बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कहने में ऑन द अदर हैंड ये है हम तो रिकग्नाइज नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हम तो ये नहीं करेंगे, तो कायद आज़म ने ये फरमाया था, ऐसे ऐसे आपके जनाब टीवी एंकर हैं वो फला चीज़ें कहते रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप इतने खौफजदा हैं सहूनियों की ताकत से और सहूनियों के स्पॉन्सर्स की ताकत से, और आप इतने डिपेंडेंट हैं उनके पैसे और उनकी फाइनेंशियल इमदाद के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के ऊपर, कि आप पाकिस्तान में इसराइल की जो बेईमाना और जो जबर की हरकतें हैं, जो जुल्म है सहूनियों का, उसके खिलाफ आप पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं कर सकते। जो मुजाहरा करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन वाक़यात से। ये वो चीज़ थी जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से उन इंटरनेशनल फोर्सेस ने आके आप ही की फ़ौज को कंट्रोल कर लिया। जनरल बाजवा ने क्या किया? जनरल बाजवा ने अपनी फ़ौज का सौदा कर दिया। उनको खुद ज़ाती तौर पर फ़ायदा हुआ होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान को जनरल बाजवा के किसी भी इकदाम से, उनकी जो भी 2+2 किस्म की मम्बो जम्बो थी, उससे कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो एट टाइम्स आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैन मेडिकल साइंस, IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बिकॉज वो उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, वो सीधी सीधी चीज़ें हैं, उसमें हिडन चीज़ें नहीं होती। IR को, इंटरनेशनल रिलेशन को समझना पड़ता है। आज पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल फारग, ज़ीरो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ बेचारे का तो खैर चले कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं है। दूसरी तरफ देखें क्या सूरत हाल है। चंद दिन पहले आपने देखा कि लोगों ने तो खैर एक AI की मदद से बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो बना दी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जब बैठे हैं MBS के सामने गुज़िश्ता हफ्ते, जब थर्सडे को उनकी मुलाकात हुई, तो वो यानी ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने की खबर आने के बाद वो गए अपनी मदद मांगने के लिए कि जनाब हमें कोई एक्सेस दिला दें डोनाल्ड ट्रंप तक। तो लोगों ने AI पे तो वो भी मज़ाहिया एक चीज़ बना दी कि वो गोडे गिड्डों को हाथ लगा रहे हैं आगे झुक के। लेकिन अगर आप उसकी एक्चुअल पिक्चर भी देखें, उसके भी 2-3 एंगल्स हैं देखने के। अगर आप उसको फ्रंट एंगल से देखें तो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कितने मुदबाना अंदाज से, ओबीडियंटली, तमीज़ से, एक स्कूल के बच्चे के तौर पे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका पोस्चर देखें, वो MBS के साथ बैठे और MBS कितने कंफर्टेबल बैठे। ये है वो पावर डायनामिक्स जिसमें तब्दीली आ चुकी है। आज से 10, 15, 20 बरस पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब सऊदी रूलिंग क्लास को मिलता था तो उसका ये बॉडी पोस्चर नहीं होता था। इनफैक्ट कहते हैं कि जब पहली दफ़ा इसे कहते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब MBS को मिलने के लिए गए, तो वो मीटिंग एक टेंट में, रॉयल टेंट लगा हुआ था, उसमें मीटिंग हुई, तो MBS ने बहुत देर के लिए उनको इंतज़ार के लिए बिठा दिया, बहुत देर उनको वेट करना पड़ा। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बड़े हैरान हुए कि मैं तो इतना इंपॉर्टेंट हूँ, पूरा पाकिस्तान मेरे नाम से थर थर कांपता है, पूरी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बेचारी डरी हुई है, चीफ इज़ आर्मी चीफ, तो मुझे यहाँ पे घास नहीं डाला जा रहा। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो सारी मेरी अहमियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमने ज़राए इब्लाग और ISPR ने कंट्रोल करके बनाई है, दुनिया में हमारी अब कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब वो तस्वीर देखते हैं आपको पता चलता है। इसी चीज़ की तरफ मैंने पॉइंट आउट किया था कि आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने होते हैं, जो डिसीजन नहीं लिए गए और उसके नतीजे में उल्टा आउटसाइड फोर्सेस ने आपने ऐसे हालात पैदा किए अपनी नाआकबत अंदेशी के नतीजे में कि आउटसाइड फोर्सेस ने आके आपके सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। देयर इज नो अदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। अब चलते हैं नवाज शरीफ, इमरान खान और अमेरिका से ताल्लुकात की तरफ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 2 वीडियोस दिखाऊं भी और थोड़ा सा सुनाऊं भी। एक वीडियो है 2015 के अक्टूबर की, जब जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जनाब बराक ओबामा के साथ मुलाकात करते हैं। ज़हन रखिए कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2008 में अमेरिका के सदर बनते हैं, 2016 तक अमेरिका के सदर रहते हैं। 2009 के बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को बहुत ही वार्मली एम्ब्रेस भी करती है। पाकिस्तान के लिए कैरी लूगर बिल इनिशिएट किया जाता है, जिसमें $7.5 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को 5 बरस में दिए जाते हैं। इस सारे टाइम पीरियड में पूरे इस्लामाबाद को पैसे भी खिलाए जाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, NGOs को इंगेज किया जाता है, उन्हें अमेरिका बुलाया जाता है, उनके ऊपर बहुत खर्चा किया जाता है, उनको VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छे होटलों में ठहराया जाता है। अमेरिका के ऑफिशियल्स बार बार पाकिस्तान के साथ
विजिट करते हैं, बहुत वार्म रिलेशनशिप है। अमेरिका की एम्बेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स में बातचीत करने के लिए, और ख़ास करके 2008-9 से लेके 2012-13 तक कम से कम ये वार्म जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जब नवाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। इसी टाइम पीरियड में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो 3 या 4 दफ़ा हिलरी क्लिंटन साहिबा पाकिस्तान आती हैं। मुझे भी 3 दफ़ा मेरा ख्याल उनका इंटरव्यू करने का पाकिस्तान में मौका मिला, 1 दफ़ा वाशिंगटन में मौका मिला। अच्छा, ये सारा रिलेशनशिप मैं इसलिए आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक बड़ा ही बेहतर रिलेशनशिप है जिसके दरमियान में 2015 के अक्टूबर में नवाज शरीफ ओबामा को मिलते हैं। अब इस फुटेज के अंदर नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम रियासत है, जो वाहिद जोहरी ताकत है, ये प्राइम मिनिस्टर का बॉडी लैंग्वेज देखें, कॉन्फिडेंस देखें, ऐसे ऐसे बेचारा बुरे हालात हैं उसके, कभी इधर लगा रहा है हाथ, कभी इधर लगा रहा है, परेशान है, ठीक है, मुंह उसका सारा पपड़ियाँ जमी हुई हैं, बोल नहीं पा रहा, कागज़ जो है वो निकाल के उससे वो बात करता है जो एक रिटन स्टेटमेंट किसी फॉरेन अफसर के बंदे ने लिखी हुई है। अब इसको कंपेयर करें जब 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात होती, वहाँ बॉडी लैंग्वेज देखें, उसके बाद में वो शॉट आपको देखें जो बॉडी और जिस तरह से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें जो रिस्पेक्ट आपको डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में इमरान खान के लिए मिलती है। We will be giving you good news about the 2 hostages in Iran. Thank you. And keema and dal is waiting for you. There's no way you're treated worse than I am. जब आप इस सब चीज़ को देख लें तो अपने आप से ये सवाल पूछें। यकीनी तौर पर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के तमाम अफसरान जो हैं, जो सेकंड लिeutenant हैं, कैप्टन हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल, अपने आप से सवाल पूछें। आपके जो टॉप के जनरल्स हैं, जिनको मैं एलीट क्लब कहता हूँ, आर्मी चीफ जो हैं जनरल बाजवा आसिम, ये कितने एक सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ, ये कितने एक सिंसियर हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, ये पाकिस्तान की रियासत के साथ। ये कंपैरिजन देखें कि जिस प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो नुमाइंदा इस तरह से बात कर सकता था वाइट हाउस के अंदर जाके, उसको इन्होंने क्या उसके साथ हशर किया है, किस तरह से उसकी हुकूमत ख़त्म की, किस तरह से उसे जेल में रखा हुआ है, किस तरह से उसे मारने की इन्होंने कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की। यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो आप सबके लिए यहाँ पर उठते हैं। मुनाफिकत और डबल गेम्स का अंदाज़ा ये लगाएं कि जब नवाज शरीफ ओबामा को मिलते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो ना होनी चाहिए अमेरिका की, और साथ ही अमेरिका के अखबारात और मैगजीन में खबर छपती है कि जनाब ये ड्रोन स्ट्राइक तो पाकिस्तान की मदद, ताउन और इंटेलिजेंस कॉपरेशन से होती हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत शहर जेनेवा ले जाता हूँ, जहाँ इस हफ्ते नवाज शरीफ साहब ने, उनकी टीम ने एक अजीबो गरीब किस्म का तमाशा किया। एक ऐसा तमाशा जिसे देख के आपको नवाज शरीफ साहब की और उनकी टीम की जो जहनी कैफियत है, उनका जो मेंटल सरेंडर है, उनका जो इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है, उनका जो रिग्रेशन है, उनकी जो बेबसी है, उनकी जो कसम पुरसी है, और वो कितने इस वक्त सरेंडर कर चुके हैं कि उनको इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत है अपनी सेल्फ एफर्मेशन के लिए, उसका आपको यहाँ से पता चलता है। रोज़ रोशन की तरह ये कैफियत यहाँ पे आया हो जाती है। जब आप इस फुटेज को देखते हैं, जब मैंने इस फुटेज को देखा, इस तमाशे को मैंने देखा, तो मुझे वो याद आया कि जब कोई नौ बेहाता जोड़ा, जब नई किसी की शादी हुई होती है, एक नौजवान, उसकी बीवी होती है, खास करके उसने कोई अरूसी किस्म के जोड़ा पहना होता है, किसी बाजार या मार्केट पे चले जाएं, कराची में, लाहौर में या किसी भी शहर के अंदर, तो वहाँ हिजड़े इकट्ठे हो जाते हैं जो वहाँ पर आके कहते हैं अल्लाह तानू 10 बच्चे दे, 10 बेटे दे, अल्लाह तानू औलाद दे, और वो पैसे मांग रहे होते हैं। तो ये जो यहाँ पे 4 इन्होंने भूत खड़े किए हुए थे नवाज शरीफ साहब की टीम ने, ये बिल्कुल हिजड़ों की तरह इन्होंने नवाज शरीफ साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया। इससे इन्होंने नवाज शरीफ साहब की इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। मैं समझता हूँ दिस वॉज द लोवेस्ट मोमेंट इन दी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक तरह से रूह रवां के मालिक हैं। उनकी साहिबजादी पंजाब जैसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ उन्होंने अपना खुद लगाया है। ये उनकी इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल हो चुकी है कि उनको इस किस्म का ड्रामा करना पड़ रहा है अपने आप को सेल्फ अफर्म करने के लिए। एक कॉमेंट और कर दूँ इससे पहले कि इसकी आवाज़ में आपको सुनाऊँ। किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लंदन में करें या जेनेवा में करें या पाकिस्तान में करें, उससे उस सियासी लीडर की कद में और इज्जत में कोई कमी वाक़या नहीं होती। ये वो चीज़ है जिसने नवाज शरीफ साहब की बेइज्जती की है, जो पीएम इमरान ने खुद किया है। ये इनका वर्ल्ड व्यू है। ये है वो खानदान जो अपने खर्चे पे, अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है
कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। वापस आ जाए वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जहां डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी से अपनी प्रेसिडेंशियल टीम, अपनी कैबिनेट की तश्कील के अंदर मसरूफ हैं। ना सिर्फ इसमें मसरूफ हैं बल्कि बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनकी पॉलिसी पोजीशंस जो है वो एक एक करके सामने आ रही हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे में ट्रूथ सोशल जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लेटफॉर्म है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से कि अमरीकी लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ओपिनियन है उसके ऊपर जो भी रुकावटें और कदगनें लगी हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में, मैं आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए उन सबको खत्म कर दूंगा। ट्रूथ सोशल के ऊपर ये जो पॉइंट्स इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के हैं वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूं। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्चुअल वीडियो उसके नीचे कोई 6-7 मिनट की लगी है, उसका छोटा सा टुकड़ा मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि वो क्या कह रहे हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उसका बाकी भी 2-2.5 मिनट का एक टुकड़ा वहां पे रख दूंगा। पूरा तो बहुत लंबा है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन 2-2.5 मिनट का आप देख सकते हैं और फिर ट्रूथ सोशल पे जाके आप उसको सुन सकते हैं। If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो भी एजेंसीज लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को दबाती रही हैं फॉर वन और दी अदर एक्सक्यूज ये कह के वो कह के, उन एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। हियर एंड लाइज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो पोजीशन ले ली है उसमें हम किस तरह से अपने आर्गुमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे हम पाकिस्तान के अंदर जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया गया है, जहां इतने बड़े मुल्क को एक जोक में, एक कब्रिस्तान के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही अमेरिका के अखबारात के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में वो कौन लोग होंगे जिनका डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई भी होगी और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत उनका असर रसूख होगा। और उसमें जहां सूजी वाइल्स हैं जिनको उन्होंने अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है, वहां इलॉन मस्क जो टेस्ला के इन्वेंटर हैं, जो स्पेस एक्स है, जिनकी स्टारलिंक है, जो बहुत बड़े अमेरिका के बिलियनर उनको कहा जाता है कि इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, परहैप्स द रिचेस्ट मैन, जिन्होंने $100 मिलियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में लगा दिए हैं, उनका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। अब जहन में रहे कि इसी हफ्ते इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुका है, कुर्बत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बेतकल्फी हो चुकी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उस वक्त जब इलॉन मस्क ऊपर आए तो इलॉन मस्क को भी उन्होंने फ़ोन में ज़ेलेंस्की के साथ जो है अपनी बातचीत कराई। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जहन में रखिए कि इलॉन मस्क जो हैं वो इस वक्त अमेरिकन हुकूमत और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD जो है उसके बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, स्पेस एक्स की शक्ल में, स्टारलिंक्स की शक्ल में। बट एट द सेम टाइम जो है इलॉन मस्क जो है उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चीन के साथ भी है, वो वहाँ पर भी बेहतर चीज़ चाहते हैं, ताल्लुकात चाहते हैं। और चीन और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो हदफ और निशाना है वो चीन है। चीनी ये तवक्को कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की एक समिट मीटिंग हो। मुझे शक है कि चीन और अमेरिका के रिलेशनशिप को मॉडरेट करने में और उसको एक स्टेज पे लाने में भी इलॉन मस्क का बड़ा रोल होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट भी उनकी तरफ देखेगी और चीन की हुकूमत भी उनकी तरफ जो है वो देखेगी। अच्छा, हैविंग सेड दिस, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रूथ सोशल के ऊपर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन देखी, इसको शेप करने के अंदर भी इलॉन मस्क का बड़ा रोल है। इलॉन मस्क जो है वो उनकी एक कन्विक्शन है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। जब सेहूनी लॉबी और इसराइलियों ने उन पर बहुत जोर दिया कि ट्विटर के ऊपर पैलेस्टीनियन या अरब पॉइंट ऑफ व्यू को सप्रेस करें, वो माफ़ी मांगने, एंगेज करने वहाँ चले गए। सारे डोनर्स ने उनके पैसे बंद कर दिए, वो एंगेज करने चले गए तल अवीव, वहाँ एक हफ्ते बैठे रहे, मस्का करते रहे, कुछ भी करते रहे। उन्होंने जनरलाइज रूल ज़रूर बनाए ट्विटर पे वर्ड्स की हद तक, लेकिन उन्होंने पैलेस्टीनियन या अरब पॉइंट ऑफ व्यू को क्रश नहीं किया जो कि ज़ायनिस्ट चाहते थे। ये चीज़ नोट कर लें डिसइंफॉर्मेशन की। पिछले 24 घंटों में वॉशिंगटन पोस्ट जैसे क्रेडिबल अखबार के अंदर ये हेडलाइन लगी जो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसी हफ्ते 3-4 दिन पहले थर्सडे को पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान यूक्रेन के हवाले से बात हुई है। हेडलाइन ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर जोर दिया है कि आप यूक्रेन की सूरत हाल को एस्केलेट ना करें। लेकिन आज 11 नवंबर को, अब से चंद घंटे पहले, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये फॉरेन ऑफिस जो है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है और वो रॉयटर जो खबर
Lindsay है, उसकी हेडलाइन है कि रशियन सोर्सेज के कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की रिसेंटली इस हफ्ते कोई टेलीफोनिक बातचीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान में नहीं हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवन अमेरिका में किसी ने, वॉशिंगटन पोस्ट को रिपब्लिकन्स ने, या किसी ने चूना लगाया। तो आखिर के तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि चूंकि एक 24 घंटे पहले ये खबर थी कि पाकिस्तान में VPN भी काम नहीं कर रहे, उसके बाद हुकूमत की एक एक्सप्लेनेशन आई जो डॉन अखबार में छपी कि नहीं, ये तो कोई ग्लिच था, 1 घंटे के लिए 50 मिनट के लिए VPN जो है वो शट डाउन हो गए थे। हम ये जानते हैं कि VPNs को बंद करने, रेगुलेट करने, कंट्रोल करने के हवाले से कई महीने पहले से खबरें आ रही हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, शरीफ जरदारी, आसम टोला जो है, माफिया, ये उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं इस यूट्यूब के ऊपर कि क्या आप VPN को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और इसको भी ट्रूथ सोशल में डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन के साथ जोड़ दें। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के हवाले से कह रहा हूं। अभी मैं आपको यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो वीडियो पैगाम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, उसका जरा डिटेल वर्जन मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple. Just like dominoes, one by one, they'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens.